हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं अभी आज आपके साथ सबसे पहले चर्चा करूंगा निफ्टी के ऊपर। और निफ्टी 50 से भी पहले हम एक चर्चा करेंगे जो यूएस से एक न्यूज़ आ रही है। और वो न्यूज़ है कि यूएस की जो डेट सीलिंग की जो प्रॉब्लम है वो लगभग सोल्व होने की तरफ है। यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में हो गया। तो रिपब्लिकन्स हैं चाहे डेमोक्रेट्स हैं, वो इस बात पे समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया। हालांकि अभी फाइनल देखिएगा उठा पटक चलेगी, बट एक मार्केट के लिए एक राहत की सांस रहेगी यूएस मार्केट के लिए। और उसका बाकी जो एशियन मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल मार्केट है, उन पर भी असर पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन इसी खबर में एक और दूसरी सच्चाई भी छुपी हुई है कि अगर यूएस की डेट सीलिंग की प्रॉब्लम सोल्व होती है तो वहाँ पर फेडरल रिजर्व एग्रेसिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामलों में अभी भी डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेगा। तो एक इसके बीच में एक चीज़ है कि ये न्यूज़ अगर एक तरफ से पॉजिटिव है यूएस के लिए, तो दूसरी तरफ से जो यूएस की इकोनॉमी से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फेडरल रिजर्व अभी भी जो पोज का डिसीजन शायद सब लोग मान के बैठे थे उससे हट सकता है और एक और रेट जो है इंक्रीज आ सकता है। तो ये देखिएगा दोनों पहलू हैं इसमें। और इसके बाद अगर हम अब बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिएगा निफ्टी 50 18,450 पे अटक रहा था पूरा महीना, एक रेंज में जो है चलता रहा और एक प्योरली इंडेक्स मैनेजमेंट होती रही। लेकिन अब टेक्निकल लेवल पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है और उस ब्रेकआउट के बाद जो टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं या जो बाकी आम पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो गई है कि भाई अब तो नया लाइफ टाइम हाई मिलेगा। देखिएगा अब नया लाइफ टाइम हाई लगाने में कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी 3 या 4 बड़े मेजर शेयर्स अगर 1-2% भी मूव करते हैं और बाकी जगह मूव कर लेते हैं तो 18,800 आ सकता है। लेकिन मैं अब आपको रियलिस्टिक बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि देखिएगा मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ जो तेज़ी दिखाई गई है, यानी कि जितनी गर्मी आपको लग रही है उसमें मुझे कहीं सर्दी का एहसास लग रहा है। हो सकता है कि इस हफ्ते में आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिल जाए। और अगर हम निफ्टी 50 के भी जो शेयर्स देखें तो जहां पर पूरे एक हफ्ते के एक महीने के दौरान तेज़ी रही, उसमें सबसे जो प्रमुख शेयर्स रहे वो देखिएगा सबसे पहले था इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक का डिविडेंड भी है इस हफ्ते में इंडसइंड बैंक का डिविडेंड भी है, तो एक डिविडेंड की एडजस्टमेंट होनी है। वो तकरीबन 1% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बनती है, तो वो 1% के आसपास का शेयर प्राइस में असर देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा अगर आप देखें बैंकों में कि इस पूरी कड़ी में दूसरा बैंक था एक्सिस बैंक, जिसने 7.78% की तेज़ी दिखाई। तो 2 बैंकिंग शेयर्स थे जिन्होंने इस पूरी एक महीने की तेज़ी के अंदर तेज़ी दिखाई। उसके बाद फाइनेंशियल्स में अगर हम बात करें तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस रहे। बजाज फाइनेंस ने 9.59 और बजाज फिनसर्व ने 6.42 की तेज़ी दिखाई। इसके बाद जिस महीने जिस पूरे सेक्टर की मंदी की बात होती रही, यानी कि सब लोग जिस पे बेरिश थे, यानी कि जिस सेक्टर पे सब लोग ठंड मना रहे थे कि भाई अब इन सेक्टर में ठंडी होएगी, रिजल्ट के बाद उसी सेक्टर ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और अगर वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो वो आपको थोड़ा और ज़्यादा नजर आएगा। टेक महिंद्रा 8.93, इन्फोसिस 5.17 और सबसे ज़्यादा लोग बेरिश इसी पे थे, इसी में सेलिंग हुई थी। उसके बाद विप्रो देखिएगा 4.25। ये 3 आईटी के अंदर जो शेयर्स हैं उन्होंने कमान संभाली। इसके अलावा जो कंजम्पशन कंपनियां हैं और ऑटो है उन्होंने मामला संभाला, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने और आईटीसी ने। तो इन शेयर्स में भी जो है हिंदुस्तान लीवर में 8% की एक तेज़ी देखने के लिए मिली और आईटीसी में 4.36। देखिएगा हिंदुस्तान लीवर एक बहुत ही हाईली वैल्यूड शेयर्स है, लेकिन क्योंकि शेयर्स में कभी सेलिंग नहीं होती है, तो होती है तो वो बहुत हैवीली नहीं होती है। तो ये शेयर्स जो है इंडेक्स मैनेजमेंट करने में बहुत ही कारगर जो है रहता है। तो ये मैं इस शेयर्स में देखिएगा अभी मान रहा हूँ कि बहुत महंगी वैल्यूशंस हैं, लेकिन अब जो वैल्यूशंस हैं वो एक लंबे समय से जस्टिफाई हो रही हैं। और उसी कड़ी में एशियन पेंट्स भी, तो क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे की तरफ आए तो एशियन पेंट्स में एक तेज़ी बनी। इसी के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक महीने के दौरान अगर जो शेयर्स जिनमें गिरावट थी वो है डॉक्टर रेड्डी, जिसमें 8.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। और मुझे ऐसा लगा कि इसके रिज़ल्ट जिस तरीके से पेश किए गए हैं वो इतने ख़राब तो नहीं है कि ये शेयर 8% टूटना चाहिए, बट बाजार है महीने में 8% इस शेयर्स में कमजोरी रही। एल&टी के शेयर्स में भी 6.21% की कमजोरी रही। और एल&टी के भी जो नतीजे हैं वो मुझे इतने ख़राब नहीं लगे कि भाई
ये शायद ज़्यादा लंबे समय तक नीचे रहेंगे, बट बाजार अभी देखिएगा एक मोड के अंदर आएगा। देखिएगा बाजार के अंदर ट्रेड वाला मोड है अभी, तो ट्रेडिंग के एंगल से इन दोनों के अंदर जो है सेलिंग हुई है। तो हो सकता है कि जब बाजार अभी और करेक्ट हो और हमें लगे कि जब ट्रेंड रिवर्सल होगा तो ये शेयर्स हो सकता है कि आपको ज़्यादा गिरावट ना दें, क्योंकि इन दोनों में पहली करेक्शन हो चुकी है। और इसी तरीके से HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर से रिलेटेड न्यूज़ हैं, MSCI के जो इंडेक्स मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। तो ये शेयर्स महीने भर के दौरान जो है कमज़ोर रहे और हमारा व्यू भी यही रहा था HDFC बैंक के ऊपर। और हालांकि मुझे लगता है कि अभी 1580 के आसपास एक बहुत अच्छी सपोर्ट है HDFC बैंक में, और कुछ एडजस्टमेंट होंगी मर्जर के अंदर। तो जो पूरा बाजार समझ रहा है, यानी कि बाजार के जो दिग्गज हैं वो लोग समझते हैं कि इसमें क्या एडजस्टमेंट होनी है, उनकी तरफ से एक सेलिंग जो है हमें लग रही है इन दोनों शेयर्स में, जो आम पब्लिक के सामने जब उजागर होगी तब उनको भी बात समझ में आएगी। और दूसरा ये है कि ये जो कुछ भी इन दोनों में शेयर्स में हो रही है, ये प्री मर्जर्स रिलेटेड जो सेलिंग है, हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हो। रीज़न ये कि देखिएगा अगर म्यूचुअल फंड्स में दोनों कंपनीज में एक्सपोजर है और वो आफ्टर द मर्जर दोनों कंपनी में तो एक्सपोजर उतना नहीं रहेगा जितना दोनों में मिलके था, तो वहाँ पे भी एक पोजीशन हल्की होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इंडेक्स की मैनेजमेंट जो होगी उसका भी एक असर देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक देखिएगा, मैंने कल भी इसके बारे में एनालिसिस किया था। HDFC बैंक का जो एक शेयर है वो एक ओवर सोल्ड जोन के अंदर है, उसको छोड़ दे तो बाकी जो शेयर्स हैं वो मुझे लग रहा है कि अपने जो रिजल्ट आए होंगे, देखो बढ़िया रिजल्ट है बैंकिंग में, और बैंकिंग में रिजल्ट बढ़िया इसलिए आए कि पिछले 1.5-2 साल में कोविड में के पीरियड में 2020 में और 21 के आधे साल में भाई साहब लोन ही नहीं बांटे गए। लोन मतलब बैंक इतने डरे हुए थे कि वो लोन नहीं बांट रहे थे, बल्कि अपनी जो पुरानी लोन है उन्हीं को समेटने में लग रहे थे कि भाई कैसे अपना NPA कम से कम किया जाए। तो अब जब वो मामला संभला तो पिछले 2-3 क्वार्टर के अंदर एक लोन ग्रोथ आई है और उसमें एक इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा भी उनको मिला है, क्योंकि जो इनके पास पैसा पड़ा हुआ था वो उन्होंने लोन में बांटा नहीं, और लोन बंटना तब शुरू हुआ जब चीज़ें रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके फेवर में है। तो वो एक लोन ग्रोथ भी थी और साथ में एक इंटरेस्ट का मार्जिन भी था। बट मुझे लगता है कि ये जो एक पेंटअप टाइप की जो डिमांड थी लोन ग्रोथ के अंदर वो शायद है, अब वो सब कुछ है इन प्राइजेस के अंदर इंक्लूडर। मुझे लग रहा है कि वो लोन ग्रोथ उस स्पीड में नहीं होगी। मेरे हिसाब से फेयर वैल्यूएशन 42,000 है और उसके आसपास देखिएगा इस महीने तो नहीं, और सॉरी इस हफ्ते तो नहीं, बट इस महीने के अंत तक हो सकता है कि इस मंथ का मतलब कि हम जून की बात कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में, तो हमें लग रहा है कि एक बढ़िया वाला ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन हो रहे हैं शेयर्स के अंदर अगर पिछले 1 महीने में देखें तो एक रेंज में जो ट्रेड रहा और एक लास्ट ट्रेडिंग डे में ये कोशिश की गई कि देखिए भैया एक ब्रेकआउट हो गया है तो अब बाजार बहुत तेज होंगे। मुझे लगता है कि अभी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन नहीं है, उसके लिए आपको 1 या 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, और मुझे ये ज़्यादा इंडेक्स मैनेजमेंट लग रही है बजाय कि एक फुल फ्लैश जो है तेजी के, क्योंकि जब हम देखते थे पुराने समय में भी कि जब बाजार में एक बुलिश टोन होती है तो वो इस तरीके के प्राइस एक्शन नहीं होते जैसे अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर बहुत महंगी वैल्यूशन हो गई है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, लेकिन इंडेक्स मैनेजमेंट थी तो ये चला 17% 1 महीने में। बंधन बैंक देखिएगा ये मेरा भी फेवरेट है और मैं इसको नीचे के लेवल पे मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा जो इसका बुरा समय था वो लगभग ख़त्म हो जाएगा, और अब कोई भी करेक्शन आएगी तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट रैली में शायद बंधन बैंक अच्छा करेगा, और अभी भी देखिएगा इस महीने में भी 13% की, और सिमिलरली स्मॉल बैंक्स में IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक ये सब अच्छा करते हुए नजर आए। लार्ज कैप बैंक्स में अगर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक में जो पोजीशन है या फेडरल बैंक भी, दोनों बैंक कमज़ोर रहे। हालांकि फेडरल बैंक के रिजल्ट तो इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन है। पंजाब नेशनल बैंक 3.64 और बैंक ऑफ बड़ौदा 2.24। कोटक महिंद्रा लगभग फ्लैट रहा। SBI में 1% की तेजी रही। और अब कुछ ऐसी बातें जो यहाँ पर आपके साथ जो इंडेक्स है उसके अंदर एक वेट रखती है जहाँ पर एडजस्टमेंट होगी, तो 14 रुपीज़ की जो डिविडेंड है इसी हफ्ते होगी इंडसइंड बैंक के डिविडेंड से रिलेटेड। तो इसका कुछ असर तो देखिएगा होता है, सारा प्राइस में इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, बट तकरीबन 7-8 रुपये का जो एक इम्पैक्ट है तो पड़ ही सकता है। और वैसे तो जब एक्स डिविडेंड होता है उस दिन तो 14 रुपीज़ का पूरा दिखता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि उतना नहीं तो जो
उसका आसपास की वैल्यू जो है शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट करती है। तो 14 रुपये की जो वैल्यू है वो इंडसइंड बैंक में एक डिविडेंड के रूप में हमने एचडीएफसी बैंक में भी देखा था, तो डिविडेंड था, लेकिन डिविडेंड 19 रुपये का था, और जब आफ्टर द डिविडेंड शेयर प्राइस 19 की जगह 50 रुपये टूट गया। अब इस हफ्ते और जो इंडेक्स के जो शेयर्स हैं जिनमें डिविडेंड है, या बैंकों के जो शेयर्स हैं उनमें डिविडेंड है, उनमें मैं आपको चर्चा करूं तो यहाँ पर आईटीसी में डिविडेंड है और ये तकरीबन 950% का डिविडेंड है, तो 9.5 रुपये का डिविडेंड बनेगा। और 1130% डिविडेंड जो है एसबीआई के अंदर है, तो 11 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर भी है। और इसी तरीके से 350% का डिविडेंड इंडेक्स के एक और शेयर्स इन्फोसिस के अंदर भी है। तो ये जो डिविडेंड्स हैं इनकी एडजस्टमेंट इस वीक में होगी। तो ये सारी चर्चा के बीच में देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ अपने आउटलुक के बारे में। देखिएगा, सबसे पहली बात है, मैं अभी इस बार जो रिजल्ट में इस क्वार्टरली वीक में ये एक ही चीज़ आपको बोलूँगा। देखिएगा, अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट, देखिएगा अब मेक और ब्रेक होगी बाजार, और मुझे यहाँ पे पूरी उम्मीद है यहाँ पे इस बार कि मेक और ब्रेक में ये जो ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट फॉल्स हुआ, जिसकी मुझे काफ़ी संभावना लग रही है, क्योंकि जो ब्रेकआउट है ये एक मतलब जनरेट किया हुआ है, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उसको एक ऐसा दिखा रहे हैं आर्टिफिशियली कि ये ब्रेकआउट है, क्योंकि वो टेक्निकल चार्ट पे दिख भी रहा है। बट अब मुझे लगता है कि ये वास्तव में बड़े प्लेयर्स एक अच्छी खासी मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं, जिसका असर आपको आने वाले आगे वाले पीरियड में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो आप इसी हफ्ते 18,050 के लेवल भी टच होते हुए दिखोगे। हो सकता है वहाँ पे क्लोजिंग हो या ना हो। अब अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। रीज़न मैं बताता हूँ कि अगर आप पुराने पैरामीटर्स को भी देखें तो 18,500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, ये पूरा 400 पॉइंट का जो जोन है ये जबरदस्त सप्लाई जोन है। तो इसको पार कर पाना इस हफ्ते में मुझे पॉसिबल नहीं लगता। तो ये इसी के इर्द गिर्द या तो ये रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, और ब्रेकआउट अगर फेल होता है 18,400 के नीचे बाजार अगर एक दिन बंद हो जाता है और उसके बाद अगले दिन फॉलो अप सेल हो जाता है, तो आप एक सीवियर सेलिंग भी इस महीने जो है इस हफ्ते शुरुआत होते हुए देख सकते हैं, जो इस महीने के अंत तक चलती हुई आपको नजर आएगी, यानी कि अगले महीने के अंत तक। और निफ्टी बैंक 44018, अगर हम लास्ट के 15 मिनट की चीज़ देखें ना, अगर निफ्टी को अब लास्ट के 15 मिनट देखते हैं और उन शेयर्स के एक्सचेंज देखते हैं, तो आपको लगता कि यार ये निफ्टी बैंक ना जबरदस्ती 14,018 पे खड़ा किया गया, 44,000 के ऊपर खड़ा किया गया। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक हो सकता है कि अगर निफ्टी चलेगा ना तो निफ्टी बैंक के बगैर नहीं चलेगा, ध्यान रखना। निफ्टी बैंक में फिर भी एचडीएफसी बैंक ओवरसोल्ड है, बाकी शेयर बैंक अगर ज़्यादा परफॉर्म नहीं भी कर पाए क्योंकि इंडसइंड में डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, एसबीआई में डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, अगर बाकी बैंक नहीं भी चल पाए, अगर एचडीएफसी बैंक अगर चल गया 1 या 2%, तो वो एक इंडेक्स मैनेजमेंट कर लेगा, और उसके बाद बाकी बैंक अगर खड़े भी रहेंगे तो फिर हो सकता है कि निफ्टी 18,500, 600, 700 के आसपास जा सकता है। बट मुझे ये लग रहा है कि ये जो सब कुछ जो भी होगा भी वो सस्टेनेबल नहीं है। हफ्ते के अंत आते आते आपको फिर वीकनेस या प्रॉफिट बुकिंग दिख जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी ये लास्ट लेग की लड़ाई हो रही है एक अच्छी करेक्शन के लिए, और फिर उस करेक्शन के बाद देखिए मैं भी मानता हूँ कि जो ये करेक्शन होगी ये एक ऐसी करेक्शन होगी उसके बाद बाजार में एक अच्छी खासी तेज़ी हम देखेंगे इस करेक्शन के बाद, क्योंकि बाजार जब भी एक अच्छा मूव देता है, ब्रॉड बेस बाइंग आती है, बाजार पहले कमज़ोर हाथों को तोड़ देता है, या जो भी लीवरेज पोजीशंस होती हैं जो बाजार के अंदर वैल्यूएशंस के आगे भी बहुत, मतलब अगर आप मिड कैप में भी देखें, स्मॉल कैप में भी, लार्ज कैप में भी, तो आप देखेंगे कि 20-25% शेयर ही आपको ऐसे मिलेंगे जो मतलब फेयरली वैल्यूड मिलेंगे, वो भी नहीं मिलेंगे आपको। मोस्टली शेयर्स ओवर वैल्यूड है, कोई 80 के पी पे, कोई 100 पे है, कोई 90 पे है, जबकि वहाँ पर अर्निंग कोई ग्रोथ नहीं है, कोई अर्निंग की ऐसा नहीं है कि 80 की पी वहाँ जो जस्टिफाई की जा सके। लो भी स्टॉक्स में भी अगर आप देखेंगे तो उन शेयर्स में रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं, और जो मीडियम या एवरेज पी वाले जो शेयर्स हैं वहाँ पर भी कोई मतलब आपको चमत्कार वाले तो रिजल्ट मिले नहीं, और इवन जिन कंपनीज के ख़राब रिजल्ट आए हैं उन शेयर्स ने ज़्यादा परफॉर्म कर दिया है। तो अब उन शेयर्स में भी करेक्शन आएगी एक बार कि ठीक है भाई, रिजल्ट के आसपास लोग पोजीशन बना लेते हैं कि भाई रिजल्ट ख़राब आएंगे, इसकी मंदी की पोजीशन बना ले, लेकिन ऑपरेटर क्या होता है उसके अगेंस्ट खेल लेते हैं। तो वो शेयर्स भी देखिएगा आपको आने वाले समय में करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो मेरा व्यू इस हफ्ते के लिए पॉजिटिव तो नहीं है, न्यूट्रल है। बेशक से आपको एक ब्रेकआउट लग रहा है तो ये हो सकता है कि 1 दिन 1.5 दिन
2 दिन, और हो सकता है कि इवन 2 घंटे में फेल हो जाए। तो उसके बाद हमें लग रहा है कि एक ऊपरी लेवल पर बड़े प्लेयर्स अपनी मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं एफएनओ के अंदर, और फिर जो है अपना माल ऑफलोड करेंगे। और मुझे लगता है कि जो जून का महीना है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का महीना रहेगा नेक्स्ट मंथ के हिसाब से भी अगर बात करें तो। यहाँ पर वैसे भी ट्रेडर्स के लिए तो देखिएगा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई शेयर्स बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर यहाँ पर उपलब्ध है। जो शेयर्स हमारे भी पोर्टफोलियो में और जो हमने ट्रेड के लिए लिए उनमें भी हम देख रहे हैं कि 10-10, 12-12% के मूव आ गए हैं, और कुछ शेयर्स में 5-6% के मूव भी हैं पॉजिटिव साइड में। तो वहाँ पर हम भी यही विचार करते हैं कि भाई ठीक है, इसमें से कुछ तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के शेयर्स देखिएगा वहाँ पे फ्रिक्वेंटली लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो उस पर तो मैं कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि वो शेयर्स देखिएगा रोज आप बेचने खरीदने के लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस चर्चा के अंदर केवल मैं यही कहना चाहूँगा कि बाज़ार जो है अपने हाई के आसपास है और हाईएस्ट लेवल के आसपास अलर्ट रहना चाहिए। और मैं यहाँ पर जो है एक और बात आपको याद दिलाऊंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को ध्यान रखिए, जब कभी भी बाजार में काफ़ी अच्छी वाली गिरावट होती है तो म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों के लिए एक राय होती है, और वो मैं राय सटीक मानता हूँ, और वो सटीक राय आपको मीडिया चैनल से भी मिलती है, और बाकी जो बाज़ार के एक्सपर्ट्स हैं वो भी सेम राय देते हैं। और वो राय ये देते हैं कि भाई बाज़ार काफ़ी गिर गया है और इस समय पर आप अपनी बाज़ार के अंदर लमसम पैसा डाल के भी अपनी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को इंक्रीज़ कर लीजिए। मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेहतरीन राय होती है, क्योंकि जब बाज़ार करेक्ट हो रहे होते हैं और काफ़ी डीप करेक्ट हो चुके होते हैं, उस समय पर ये सबसे बढ़िया एडवाइस होती है कि जो भी आपके पोर्टफोलियो में पैसा डालने के लिए आपने रखा हुआ साइड में, उसका एक बड़ा हिस्सा आप इन्वेस्ट करें, और उसके बाद भी अगर फर्दर होती है तो आप वहाँ पर हैवीली इन्वेस्ट करें अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन राय होती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, या जो वो म्यूचुअल फंड्स वाले एक्सपर्ट्स हैं, या जो इक्विटी के इन्वेस्टमेंट है, या जो टीवी चैनल्स वाले हैं, वो आपको कभी भी आके ये नहीं कहते कि मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पर है, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, तो आप यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड्स का एक अच्छा खासा हिस्सा बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लें, या डेट मार्केट में उसको रख लें, जिस पे आप अभी तो ब्याज कमा लीजिए थोड़े समय, और जब बाजार में एक अच्छी करेक्शन हो तो इस पैसे को भरपूर मात्रा में और पैसा जोड़कर आप नीचे की जब म्यूचुअल फंड्स की यूनिट के भाव हों तब एक एग्रेसिवली जो है आप इन्वेस्ट करें। यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की राय कभी भी नहीं दी जाती। यानी कि जब बाजार हाई वैल्यूएशंस पर हैं और या बहुत ऊपर की वैल्यूएशंस बाजार में आ गई हैं, या बाजार आपको हाई लगे, तो उसकी रिवर्स राय कभी भी नहीं देते हैं। तो मैं कोई राय नहीं दे रहा, बस मैंने एक राय रखी है कि क्या आपको लगता है कि उनको ये राय देनी चाहिए, या जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये राय देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बस मैं इसी चर्चा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।